He recently got an offer from Purdue University, USA, for MS in EC. कि what made you like decide to go for MS? किसी के पास work experience है. For example, in your case, you have a work experience of Qualcomm of approximately 1.5 to 2 years. So whether it matters or whether it provides an edge over an application or not. तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे भी जब मास्टर्स लोग करते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि इतना हमने नहीं सीखा. इन एग्जाम्स में कितना स्कोर एक डिसेंट स्कोर माना जाता है? मतलब एटलीस्ट मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, यूएस में टोफिल ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, तो मैक्सिमम लोग टोफिल देना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू आइल्स. फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटीज ने ऑप्शनल बनाना शुरू किया जीआरई को, एंड उसको वेव ऑफ करना शुरू कर दिया कि इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर सम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज, राइट, इन लेट्स से द टॉप 10 टॉप 20 कैटेगरीज कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, there I mean 320 325 is a good, so they can be asking you about why are you going for masters, right, why are you wanting to specialize in this branch. तुम बोलोगे कि सर मुझे एलवार दे दो, तो प्रोफेसर भी तो सोचेगा ना 10 बार देने से पहले, जब तक आपको जानता नहीं होगा पर्सनली, राइट. यूनिवर्सिटी जिसमें तुम अप्लाई कर रहे हो, दे वुड वांट टू नो तुमने अपनी जिंदगी 5 साल निकाले हैं जॉब में, तो तुमने क्या काम किया, राइट. प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेज्यूमे में, सो मेक श्योर यू हैव इट. मतलब 7-8 प्रोजेक्ट्स तुम उस पे बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो. दे वुड वांट टू नो हाउ डू यू एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, हाउ डू यू प्लान टू add to the diversity of our campus. तो यार हम में से काफी लोग क्या होता है कि अपने बीटेक ड्यूरेशन में या फिर वर्क एक्स प्रोफाइल के बाद कोशिश करते हैं कि हायर स्टडीज के लिए जाएं. तो इसलिए काफी लोग अपनी बीटेक ड्यूरेशन में जस्ट क्लियर होते ही या फिर अपने थोड़ा सा किसी कॉर्पोरेट में वर्क एक्सपीरियंस लेके दे गो फॉर हायर स्टडीज लाइक एमएस और पीएचडी. नो डाउट कि एमएस या पीएचडी या फिर हायर स्टडीज के लिए जाना अपने आप में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो ये जो डिसीजन है इट रिक्वायर्स 2 टाइप ऑफ कमिटमेंट्स, जिसमें से पहली मैं मानता हूँ आई गेस डिपेंड्स ऑन लाइक मेंटली जो जरूरी है, और दूसरा फाइनेंशियली. तो इस मेरे को लगता है इसलिए इस डिसीजन को रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कॉशन और अवेयरनेस. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली वाला बिट्टू. तो आज मेरे इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो से. तो हाइलाइट्स ऑफ एमएस, जो आज का टॉपिक है हाइलाइट्स ऑफ एमएस, ये आप लोगों के साथ मेरे लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आज हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स के लिए. फॉर एग्जांपल प्री रिक्विजिट्स क्या हैं व्हेन अ पर्सन गो फॉर एमएस, मतलब कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होती है इंडिया में. उसके बाद हम बात करेंगे कितने कौन कौन से एग्जाम्स की जरूरत है देने के लिए, फॉर एग्जांपल जीआरई, आईएलटीएस, टॉफल्स, इनकी जरूरत है भी या नहीं, और इनका कितना डिसेंट स्कोर होना चाहिए इन एग्जाम्स में. उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी के पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वेदर इट प्रोवाइड्स एन एज ओवर एन एप्लीकेशन, या फिर लाइक वेदर इट मैटर्स और नॉट. उसके बाद वीजा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि वीजा का प्रोसेस कैसा होता है, हम यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे. और लास्ट में विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करेंगे इन सबका एक्सपेंस ब्रेकडाउन, क्योंकि फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन वन गोस फॉर एमएस या हायर स्टडीज. तो हेलो एवरीवन, बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम स्वप्निल बंसल विच इज आवर टुडेज गेस्ट. तो स्वप्निल, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो स्वप्निल इज माय बीटेक बैचमेट. तो हम लोगों ने वाज माय बीटेक बैचमेट, तो हम लोगों ने काफी प्रोजेक्ट्स पर क्लोजली काम किया, और वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, मेनली कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे या फिर वीएलएसआई के. तो स्वप्निल हैज बीन वेरी गुड इन वीएलएसआई टॉपिक्स. इवन जो एमटेक के स्टूडेंट्स थे वो भी अपने स्वप्निल से डाउट पूछते थे. तो अगर स्वप्निल के बारे में बताऊं तो ही रिसेंटली गॉट एन ऑफर फ्रॉम पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएसए फॉर एमएस इन ईसी, और स्पेशलाइजेशन जो है वो उसका है वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम्स. तो स्वप्निल, हाय, how are you, and how is your feeling after this offer? Hey, hi Ritik. Good man. Actually, I've been pretty busy these days. I mean, there's a lot of planning to do right now. Involved in a lot of processes. Visa process just completed recently. Now in the process of getting my things packed for the travel. And baki to yaar, I mean, it's cool only. I mean, it's like both ways. I'm happy, also sad. Also happy because I'm getting a wonderful opportunity which I couldn't have imagined of. Sad because it's a very difficult decision for me to leave my family back, my friends back, hometown back, right? Yes, So makes sense. it's like a mixed state of emotions right now. So wo cheez hai, but otherwise I'm in a pretty good mood right now. It's a good opportunity which I'm going to explore. Okay. तो अगर हम अपना थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आई गेस ये डिफरेंट करता है कि हर एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, पर आई वांट टू नो योर्स पर्सपेक्टिव कि व्हाट मेड यू लाइक डिसाइड टू गो फॉर एमएस लाइक इन ईसी, और दूसरा कि व्हेन यू टुक डिसीजन लाइक अपने बीटेक ड्यूरेशन में जब हम कर रहे थे, और या फिर जब व्हेन यू वर वर्किंग इन क्वालकॉम उस वक्त. Okay, so basically when I was in second year of my undergraduate, तो वहाँ पे
हमने मतलब थोड़ा इंटरेक्शन स्टार्ट किया विद few professors. I got in touch with Sujay sir थे हमारे कॉलेज में. There was Sumit sir, there was Anuj sir then, right? So we got in touch with those professors, right? We started working on projects in the courses जहाँ पे तुम research oriented कई बार projects पे काम कर रहे थे. You were going through the research papers and you were trying to understand how things work. So उन्हीं research papers को पढ़ के थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप होता गया. बिकॉज हम जो नॉर्मली रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे थे दे वर रिटन बाय ऑथर्स हु वर मोस्टली फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी विच आर आउटसाइड ऑफ इंडिया, राइट? बहुत कम इंडिया रिलेटेड ऐसे पेपर्स मिलते थे हमारे को. एंड वीएलएसआई स्ट्रीम में तो वैसे भी थोड़ा एज कंपेयर टू इंडिया यूएस हैज दैट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल एडवांटेज. वहीं से डेवलपमेंट हुआ है वीएलएसआई स्ट्रीम का एंड सब कुछ रहा. Then I mean talking to different professors, seniors, second year onwards ही मुझे थोड़ा interest आना शुरू हुआ कि okay, I also have to work on some research papers. I also want to try and explore this thing. कुछ मैं भी explore करूँगा, publish करूँगा. And that eventually led me to I also thought कि चलो ठीक है, let me also, if given the opportunity, अगर सब कुछ सही बैठा, टाइमिंग वगैरह मीट कर गई, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वगैरह, इफ आई एम एबल टू मैनेज, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी, मैं बाहर एक बार पढ़ना चाहूंगा. बिकॉज आई अंडरस्टैंड यूएस में वीएलएसआई का काफी स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट बेस है. सो एंड गेटिंग टू लर्न विद द प्रोफेसर्स इन द यूएस, वो अपने आप में एक अलग ही फीलिंग रहती. तो वो एक मेरा शुरू से एक ड्रीम कह सकते हो था. तो यू हैव अकम्प्लिश्ड योर ड्रीम, लाइक सम पार्ट ऑफ योर ड्रीम, क्योंकि एडमिशन अलग है और उसके बाद वहां जाके एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर ड्रीम. तो ग्रेट. तो अगर इस प्रोसेस की बात करें तो इफ यू कैन स्टार्ट कि कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इफ वन वांट्स टू गो फॉर एमएस, और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कितनी फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होती है इंडिया में, और अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल इन योर केस यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ क्वालकॉम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 years, तो वेदर इट मैटर्स और वेदर इट प्रोवाइड्स एन एज ओवर एन एप्लीकेशन और नॉट. Okay, so eligibility की बात करें specifically for masters, undergraduate requirement होता है. So you should have, let's say if you're going for an engineering course only, you should have a 4-year degree. 4-year degree का course होता है हमारा undergraduate का. That could be a BTech, BE, right? And sometimes people do BSc and all those things. That is also equivalent to an eligibility criteria. Diploma वगैरह लोग कर लेते हैं, right? Okay. So that is sufficient enough for you to apply for masters in terms of the formal education, right? बाकी अगर तुम बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा वर्क एक्स का था, राइट? वर्क एक्सपीरियंस का, यस. हाँ, तो देखो वर्क एक्स का क्या है ना कि दो बातें हैं कि हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएट में स्पेशलाइज किया अपने वीएलएसआई साइड में, राइट? हम मास्टर्स भी कह रहे हैं कि हम वीएलएसआई साइड में करेंगे. बट देयर आर टू थिंग्स. नाउ सम पीपल आर देयर जो जॉब जिनको उसी फील्ड में मिलती है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो उसी फील्ड की जॉब जिनको नहीं मिलती, कई बार सेकंड कोई और फील्ड की भी जॉब मिलती है. बहुत कई बार ऐसी भी सिचुएशंस होती है. कई बार आप मे बी आईसीआईसी बैंक में मार्केटिंग का जॉब, समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, राइट? एनी बैंक में मार्केटिंग का जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पॉसिबल होता है ऐसा, राइट? सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स. तो आई फील कि जहां पे तुमने अपना कॉलेज में और सब चीजें अलाइंड है, राइट? कॉलेज का अंडर ग्रेजुएट, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड में है, राइट? तुम फिर आगे भी मास्टर्स उसी फील्ड में कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट गिव्स यू एन एज, एटलीस्ट आई फील. बिकॉज एंड एटलीस्ट 1.5 years 2 years का एक्सपीरियंस जो होगा, दैट वुड प्ले a good amount of role. And a good company also matters. तुमने अच्छी सेमीकंडक्टर कंपनी में काम किया हुआ है, so that can help you gain an edge in your profile. Okay, got it, correct. तो अगर एक मेरा पर्सनल सवाल है कि if like in your case you went like after BTech you went for MS which is master's degree, तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मास्टर्स यहाँ पे भी करते हैं MTech, उसके बाद फिर MS के लिए जाते हैं. Is it also possible, right? हाँ, तो मेरा भी एक फ्रेंड है, वो बेसिकली डबल मास्टर्स है यहाँ पे. बेसिकली डबल मास्टर्स नहीं, ही इज गोइंग फॉर हिज डबल मास्टर्स. वो ऑलरेडी आईआईटी मद्रास से बीटेक प्लस एमटेक कर चुका है, डुअल डिग्री 5 years का. ही इज गोइंग अलोंग विद मी टू परड्यू ओनली, एंड वो भी मास्टर्स ही करने जा रहा है. सो दैट इज नॉट अ मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप दूसरा मास्टर्स नहीं कर सकते. बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे भी जब मास्टर्स लोग करते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि इतना हमने नहीं सीखा, क्योंकि इंडिया में ट्रिपल आईटी में जैसे मास्टर्स, ट्रिपल आईटीज हो गया, अपना आईआईटी हो गए, इनके मास्टर्स कोर्सेज काफी बहुत एक्सटेंसिव हैं. तो इनका मास्टर्स कोर्स में काफी सीख लोगे आप, काफी प्रोजेक्ट वगैरह कर पाओगे. लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ के मास्टर्स कोर्स में आप इतना
मे बी नहीं गेन कर पाओगे, तो उस केस में आपको लगता है कि अरे हम चलो मास्टर्स करने या फिर वहीं से पीएचडी करने क्यों ना यूएस चले जाएं। तो वो काफी लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड मास्टर्स लेते हैं यूएस में। नाइस यार, वैसे नाइसली एक्सप्लेन। तो अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, कि कौन से एग्जाम्स देना जरूरी है। जैसे हम तो सुनते हैं कि जीआरई, आईएलटीएस या टॉफल्स, इसमें से आईएलटीएस या टॉफल्स में से एक, और जीआरई कंपल्शन, ऐसा मतलब मेरे को लगा था। और दूसरा कि इन एग्जाम्स में कितना स्कोर एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं जा रहा हूँ तो इफ आई एम अप्लाइंग इन सम यूनिवर्सिटी, तो स्कोर शुडंट बी हर्डल। तो इन दो क्वेश्चंस का अगर आंसर देता है। तो दो इसमें, जैसे पहले टोफिल की बात कर लेते हैं, तो दो, एक होता है आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्वालिफाई करना होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, कि आप बेसिक इंग्लिश में लिख पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो, राइट। सो दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय टू ऑफ द एग्जाम्स। वन ऑप्शन इज गिविंग अ टोफिल और अनदर ऑप्शन इज गिविंग अ आइल्स एग्जाम। टोफिल में क्या होता है, मार्क्स बेस्ड आपका रिजल्ट आता है। आइल्स में बैंड बेस्ड होता है, बैंड 7 बैंड 8 ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एंड दैट इज लाइक अ बैंड मैंडेटरी। मींस, लाइक बैंड इज सम स्कोर बेस की कुछ हाँ, बैंड्स तो का मतलब कट ऑफ। एक मतलब व्हेन यू गिव द एग्जाम, तो उसके बाद एक बैंड जनरेट होता है कि आप इस रेंज में लाई कर रहे हो, बैंड 7 ओके। बैंड 7 8 ऐसे बैंड्स होते हैं। ज्यादा आइडिया नहीं, आइल्स का मुझे टोफिल दिया था मैंने। सो टोफिल में तो सिंपल आपका 30 मार्क्स के 4 सेक्शन होते हैं, 120 का पेपर होता है। सो टोफिल या आइल्स में से कुछ एक देना मैंडेटरी है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा मतलब देखा गया है, मतलब एटलीस्ट मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, यूएस में टोफिल ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। तो मैक्सिमम लोग टोफिल देना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू आइल्स, बट ऐसा नहीं है, आइल्स भी लोग देते हैं, मैक्सिमम टोफिल ही लोग देना प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट मैंने जो देखा है, ठीक है। तो टोफिल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, टोफिल या आइल्स में से कुछ एक देना है, जिस वो हर यूनिवर्सिटी मांगेगी, ओके ठीक है, तो वो ओके। आपको देना ही देना है। बाकी अगर तुम जीआरई की बात करो, सो जीआरई फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड के टाइम के आसपास फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटीज ने ऑप्शनल बनाना शुरू किया जीआरई को, एंड उसको वेव ऑफ करना शुरू कर दिया कि जीआरई हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज कोविड ड्यूरेशन था, आप जीआरई मत दो, यू जस्ट अप्लाई एंड वील सी, ठीक है। बट क्या हुआ, कोविड के बाद भी लाइक लास्ट ईयर ओनली मैंने जैसे अप्लाई किया, तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू कर रही हैं, जीआरई इज स्टिल वेव्ड ऑफ फॉर सम यूनिवर्सिटीज। सो इट इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट कि आपको जीआरई देना ही देना है। तो जीआरई की वो रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी मेंशन कर देती है कि जीआरई हमने वेव ऑफ ही कर दिया है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो बोलती हैं जीआरई हमारे लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो सबमिट कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, कोई बात नहीं। कुछ यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली जीआरई चाहिए ही चाहिए। तो जैसे मैंने जब अप्लाई किया था लास्ट ईयर, तो जीआरई कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी था, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी नहीं था जब मैंने अप्लाई किया था। ओके। तो इट्स लाइक दैट। तो अगर इनका एग्जाम पैटर्न बताए कि जीआरई और जो तुमने टॉफल दिया, तो हाउ इज द एग्जाम पैटर्न। सो टॉफिल में जैसे मैंने बताया 30 मार्क्स के 4 सेक्शन होते हैं, 120 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। तो टॉफिल में जैसे 30 क्या सेक्शंस होंगे, एक रीडिंग का सेक्शन होगा, एक राइटिंग का सेक्शन होगा, एक लिसनिंग का होगा, एक स्पीकिंग का होगा। ओके। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको क्वेश्चंस क्वेश्चंस देते हैं एंड यू हैव टू आंसर देम। टोफिल इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, उसमें आपको सिंपल इंग्लिश वगैरह प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं। दे विल गिव यू सम टास्क, यू हैव टू रिकॉर्ड। जैसे स्पीकिंग का कोई टास्क दे दिया तो आपको माइक में बोलना होगा एंड दे विल रिकॉर्ड योर आंसर्स, एंड दे विल बैक एंड में उनका सॉफ्टवेयर वगैरह सब चेक करता है कि आपने कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोला, ग्रामेटिकल एरर्स कितने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसी हो रही है आपकी, राइट। बेस्ड ऑन दैट आपका 2 या 3 दिन में टोफिल का मार्क्स जनरेट हो जाते हैं। सो 120 मार्क्स का पेपर होता है। टोफिल में कहते हैं कि एटलीस्ट अ डिसेंट स्कोर इज 100 प्लस समथिंग आउट ऑफ 120। आउट ऑफ 120। ओके। 90 to 100 plus एक is a good score in TOEFL. Okay, most of the ओके। universities give a strict requirement also TOEFL के लिए कि we only accept TOEFL 100 plus marks की requirement है। Universities sometimes have sectional wise TOEFL का qualification benchmark also कि हमें speaking में 25 plus चाहिए ही चाहिए। So that can also be a case। वो university specify करती हैं अपने requirements में। GRE का क्या है, GRE 320 मार्क्स का पेपर होता है, सॉरी 340 मार्क्स का पेपर होता है। दो सेक्शंस होते हैं जीआरई के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांट्स अपना मैथ्स हो गया, क्वालिटेटिव अपना इंग्लिश वाला साइड हो गया। तो जीआरई का सिंपल पैटर्न है वही, मतलब जीआरई में तो काफी सारे, और एक एडब्ल्यूए भी होता है जीआरई में, एनालिटिकल राइटिंग एबिलिटी करके कुछ होता है, तो जिसमें आपको एसेज लिखने होते हैं, 2 क्वेश्चंस होते हैं, आपको एसेज लिखने होते हैं। वो क्वेश्चंस देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कुछ देते हैं, आपको उस पर टॉपिक्स पे कुछ पैराग्राफ वगैरह बना के ऐसे लिखना होता है।
तो वो सेपरेटली जज होता है आउट ऑफ 6, ठीक है, 6 Okay. पॉइंट्स में जज होता है वो 6 मार्क्स में से। 6 points, yes. हाँ, तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, AWA, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो Okay. 340 मार्क्स का पेपर है, 170 के दोनों सेक्शंस होते हैं। एंड उसमें जैसे क्या होता है, कॉन्ट्स में आपसे अलग अलग बेसिक, मैथ्स में तो आपसे वो एलजेब्रा हो गया है ना, ग्राफ्स हो गए, डेटा विजुअलाइजेशन काफी पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो होता है, ग्राफ्स आपको दे देंगे, आप डेटा एनालाइज करो, ठीक है, पैटर्न वगैरह दे देंगे, तो उसमें पैटर्न में कुछ नंबर भरो बीच में, राइट। एलजेब्रा के अलावा जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सब कुछ नहीं आता, उनका मतलब प्रिटी बेसिक मैथ्स होता है, ये ट्रिगो वगैरह एडवांस मैथ्स वगैरह कुछ नहीं पूछते। Okay. एलजेब्रा वगैरह पे फोकस रहता है, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उन सब पे फोकस रहता है क्वांट्स में। बाकी इंग्लिश में भी जैसे स्टार्टिंग में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, राइट, पैसेजेस आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, तो आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला जो हम लोग करते थे अपने 11th 12th Yes. क्लास में, राइट, उसी का एक एडवांस Yes. पैटर्न थोड़ा रहेगा, ठीक है। फिर होता है कि जैसे सेंटेंस में कोई वर्ड दे दिया, तो उस वर्ड का सिमिलर मीनिंग कोई वर्ड ढूंढ के बताओ ऑप्शंस में से, राइट। Got it. Yes. सेंटेंस एम्प्टी छोड़ दिया, राइट, तो क्या होगा, कई बार एक काफी Fill बड़ा करो. सा Yes. 3-4 लाइंस का सेंटेंस दे देंगे, उसमें 2-3 वर्ड एम्प्टी छोड़ देंगे, बोलेंगे तीनों एम्प्टी वर्ड्स को भरो और लॉजिकली उसका मीनिंग मतलब Okay. मतलब वो साउंड सही करना चाहिए। सो ऐसी चीजें करके कॉम्प्लेक्स चीजें पूछते रहते हैं नॉर्मली, जो मतलब हिस्टोरिकली मतलब रहता है, और एटलीस्ट मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, क्वांट्स इज इजी टू क्रैक। क्वांट्स में नॉर्मली 165 प्लस स्कोर आ जाता है 170 में से। इंग्लिश इज समवेयर यू हैव टू गिव योर अटेंशन टू। तो अगर मतलब यू वांट टू अप्लाई टू अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे जीआरई मैंडेटरी है, मे बी 23 ऑन, अभी इस साइकिल ऑनवर्ड्स जीआरई फिर से शायद थोड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना शुरू कर देंगे बिकॉज कोविड जा रहा है। तो Yes. अगर जीआरई मैंडेटरी हो रहा है तो आई मीन यू शुड, इफ यू आर प्रिपेयर स्टार्ट प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर यू नो एप्लीकेशंस, तो वर्बल इज समथिंग यू शुड यू नो डेफिनेटली पे अटेंशन टू। तो उसके लिए क्या होता है कि वोकैबुलरी वगैरह अपनी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सो यू नो प्लान लाइक दैट कि मैं दिन में 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स वोकैबुलरी के डेली पढ़ूं और अंडरस्टैंडिंग बने, तो दैट इज समथिंग। Nice. Great. तो यार जीआरई में एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होना चाहिए, लाइक कितना मैं डिसेंट स्कोर मानूं? टॉफल का यू सेड अबाउट 90 to 100 ब्रैकेट्स इज गुड फॉर जीआरई। सो अगेन आई मीन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रेफरेंस नहीं है, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का यू नो सब्जेक्ट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। कुछ यूनिवर्सिटीज का हिस्टोरिकली बोलते हैं कि यू नो 310 above is fine. Some good universities, right? Mainly if you are planning to apply for some top rank universities, right? In let's say the top 10, top 20 categories कुछ universities हैं, there I mean 320, 325 is a good score. Okay. Okay, 320 to 325. So but in general जो थोड़ी decent थोड़ा like 20 below 20 Brackets. rank वाली भी हैं, so they accept 310 to 320 के बीच का भी। But normally when you are giving a GRE, target to achieve मतलब जब तुम GRE के प्रिपेयर कर रहे हो, target to achieve a score of 330 out of 340. So then you'll be able to land in that area, 320 325 वाला bracket. Nice. तो अच्छा 320 to 3 लाइक 330 मैं अच्छा स्कोर मानूं थोड़ा सा, राइट? हाँ हाँ। और अगर हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये तो हो गई एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स कि जीआरई देना कंपल्शन है या नहीं, वो पता लग गया कि नहीं होता अभी कोविड के टाइम से, जब से है। फिर आइल्स टॉफल्स, अगर हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे एसओपी, एलओआर, इन सब के बारे में अगर बता सके और क्या क्या चाहिए होता है? Okay, so most of the universities, I mean ये almost एक preset requirement है कि they will ask for 3-4 things. SOP is what is known as statement of purpose, ठीक है, जहाँ पे you will be explaining about your you know whole they actually give you a set of guidelines that you have to try and explain about these things. So they can be asking you about why are you going for masters, right? Why are you wanting to specialize in this branch? Why are you trying to choose this university, right? All these things, I mean, essentially what can be asked in an interview has to be translated in the form of an SOP, right? So you have to explain your journey in the form of an SOP. Okay, so SOP is like an essay. Okay, so that is normally 1 to 2 pages. University से कई बार guidelines होती हैं, deadlines, वो बताते हैं कि हमारे को इतना page requirement है, but normally it's between 1 to 2 pages. So there you will be have to, you know, there वहाँ पे you will have to, you know, explain, like you have to explain your journey essentially कि तुमने BTech में क्या किया,
क्या तुम्हारे प्रोजेक्ट्स थे, क्या तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट है, राइट? देन व्हाट मेड यू यू नो गो फॉर मास्टर्स essentially, एंड मास्टर्स में क्या करना चाहते हो. समटाइम्स यू पीपल टॉक अबाउट कि मुझे इस प्रोफेसर के साथ काम करना है इस यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ, right? So all those things people talk about essentially explain their whole what they want to do, क्या उनका Okay. मोटिवेशन है. एसओपी वो होता है, ठीक है. सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मोस्टली यूनिवर्सिटीज रिक्वायर मांगती हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज बोल भी देती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑप्शनल है, मतलब जस्ट सजेशन बोलते हैं कुछ बार, कई बार लोग की लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑप्शनल है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि एलओआर जो है हम दें, कि एलओआर से इम्पैक्ट पड़ता है आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है. Okay. तो एलओआर नॉर्मली 3 चाहिए होते हैं, एंड सो उस पर भी डिपेंड करता है. सो लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मास्टर्स जस्ट आफ्टर योर बीटेक, और आफ्टर लेट्स से 1.5 years ओनली आफ्टर योर जॉब, लाइक माय केस, ओके. सो इट डिपेंड्स कि आप एलओआर किससे ले रहे हो. ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलओआर. या तो आप एकेडमिक एलओआर लेते हो, या तो आप प्रोफेशनल एलओआर लेते हो, ठीक है. तो एकेडमिक एलओआर जैसे आपने प्रोफेसर से लिए एलओआर अपने. प्रोफेशनल एलओआर मतलब आपके जो मैनेजर्स हो गए क्वालकॉम में जैसे हमने काम किया, या कोई और कंपनी है, राइट. सो इट डिपेंड्स. सो लेट्स से फॉर माय केस 1.5 years के बाद ही मैं जा रहा था, या फिर कोई बीटेक के बाद जस्ट ही जा रहा है, लाइक 4th year के बाद. So they would want to take all the 3 LORs from their academic professors, right? So उसका भी एक प्रोसेस है कि अगर तुम्हारा जैसे, so what do you have to do for LORs, right? तो LOR जैसे हमारा 3, अगर तुम्हारे को प्रोफेसर्स दे रहे हैं तो राइट, यू जस्ट अप्रोच द प्रोफेसर्स और बोल दो कि मुझे LOR दे दो, तो एकदम से मे बी तुम्हारे याद भी ना रहेगा. वो प्रोफेसर तुम्हारे बोलेगा, अरे तुम बोलोगे कि सर मुझे LOR दे दो, तो प्रोफेसर भी तो सोचेगा ना 10 बार देने से पहले, जब तक तुम्हारे वो जानता नहीं होगा पर्सनली. सो LOR अच्छे से लेने के लिए क्या रिकमेंडेशन होती है कि सेकेंड ईयर लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना अपने अंडर ग्रेजुएट में, फिर जिन प्रोफेसर्स के साथ वो आगे काम एलओआर लेना चाहते हैं उनको वो पहले से टैप करते हैं, राइट. उनके साथ वो काम करने का ट्राई करते हैं कि जैसे हमारे जैसे प्रोफेसर कोई एक्स है हमारे यूनिवर्सिटी में, राइट. तो तुम्हारे को लग रहा है कि मैं आगे जाके मास्टर्स कर सकता हूँ, ठीक है, एंड मेरे को इस फील्ड में मास्टर्स करना रहेगा, एंड उस प्रोफेसर उस फील्ड के काफी एक्सपीरियंस प्रोफेसर है, इनका काफी अच्छा नाम है, राइट. सो यू वुड वांट टू अप्रोच दैट प्रोफेसर. तो people what is recommended is people will start working with those professors. तो उनके साथ तुम उनके रिसर्च पे काम करोगे. they can do an independent project. हमारे जैसे कॉलेज में आईपी होते थे, बीटीपी होते थे, राइट. थीसिस वगैरह पे काम कर सकते हो अपने बैचलर्स के, and that might eventually lead to some publications also in your undergraduate, right? Yes. So that is what adds advantage. बाकी तुमने उनका कोई कोर्स किया होगा प्रोफेसर का, है ना, तुम उनके साथ कोई किसी चीज में पर्सनली इन्वॉल्व थे. So all these things matter, right? So LORs is a mandatory part for your, in a way, mandatory part for your application. And if you are kind of inclined कि मैं masters करने चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, so plan in that way कि you already are working with some professors or are tapping professors जिनके साथ तुम आगे potentially LOR लेना चाहोगे. So that is something you need to be carefully taking into consideration कि वो LOR की रिक्वायरमेंट है. जितना अच्छा तुमने काम किया होगा उतना ही तुम्हारे बारे में प्रोफेसर लिखना चाहेगा, राइट. वरना वो एक जनरल सा LOR बना देगा कि अच्छा बच्चा इसको ले लो. सो इट डजंट मेक एनी सेंस. तो LOR इज समथिंग जहाँ पे आपका एक पर्सनल टच होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. सो वो पर्सनल टच वाली फीलिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट है LOR के लिए. So that can only come when you have worked with a professor for a long time, maybe 2 years, 3 years, right? तो ये academic LOR के केस में हो गया. Similarly, professional LOR के केस में let's say कोई मास्टर्स करने 5 years के एक्सपीरियंस के बाद जा रहा है, किसी को 5 years हो गए काम करते हुए, राइट. तो उस केस में सेंस बनता है कि मे बी आप academic LOR 1 या 2 ले लो, बट सेंस बनता है कि आप एक प्रोफेशनल LOR भी लो, राइट. क्योंकि आपने अपने बीटेक के बाद 5 साल कुछ काम किया है. 5 साल आपने क्या किया है, राइट. यूनिवर्सिटी जिसमें तुम अप्लाई कर रहे हो, दे वुड वांट टू नो तुमने अपनी जिंदगी 5 साल निकाले हैं जॉब में, तो तुमने क्या काम किया, राइट. सो उस केस में प्रोफेशनल LOR इज अ गुड रिकमेंडेशन कि तुम्हारा कोई मैनेजर है, डायरेक्टर है कंपनी में, राइट. दे कैन राइट एन LOR फॉर यू, राइट. So that's again the same thing as academic. So you have to build the rapport with that manager or something, so they can write a good LOR for you. Correct. So SOP हो गया, LOR हो गया. Other thing you have to
मैंडेटरी रहता है इस रेज्यूमे, राइट? सो रेज्यूमे, अगर या डिसेंट रेज्यूमे इन बुलेट पॉइंट्स इफ यू कैन टेल कि क्या क्या पॉइंट्स एसेंशियल है। हाँ, सो रेज्यूमे बेसिकली शुड हैव ऑल योर रेलेवेंट कोर्सेज जो तुमने किए, रेलेवेंट एटलीस्ट स्किल्स। कोर्स वर्क बहुत है, स्किल्स जरूरत नहीं लिखने की। प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेज्यूमे में। सो मेक श्योर यू हैव इट, मतलब 7-8 प्रोजेक्ट्स तुम उस पर बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो, राइट? वो टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस कुछ है, प्रीवियस इंटर्नशिप है, दैट यू मेंशन इन द रेज्यूमे। Then you talk about any publications if you have any, right? Publications, some good certifications if you have, right? And then finally, if you have some good awards, some activities you have been involved in undergraduate, some awards, right? Some TA-ship वगैरह तुमने कुछ किया हो, all those things you can talk about in general. That is what is required in the resume. Okay, like all the requirements are over, right? This much हाँ, is required so only for LOR, application. SOP and resume are the 3 major requirements. बाकी application form तो वो तुमसे भरवाते हैं जब तुम apply करते हो. Okay. Sometimes what happens, it depends. So when I applied to Purdue में diversity essay was a requirement. Okay. So diversity essay क्या होता है? Sometimes university asks for diversity essay also. That is a 4th requirement. That is not mandatory. Okay. So diversity essay नाम से समझ में आ रहा है कि they would want to know how do you, as an international student, how do you plan to add to the diversity of our campus? What will you do to work towards the diversity of our campus? How will you work in the field of CSR या फिर community service पे कैसे काम करोगे, campus की cultural experience को कैसे improve करोगे, right? All those things you have to talk about. Got it. Yeah. Thanks a lot, Swapnil, for all this wonderful information. I think ये enough था like to end the part 1 of this video. Like हमने काफी बात करी how's your perception of MS, उसके बाद eligibility criteria, then all the exams and the things required for the prerequisite generally for required for MS. तो आई थिंक दैट इज मच एनफ। और आई थिंक मेरे को भी इससे काफी चीजें पता लगी जो मेरे को नहीं मालूम थी कि ये डाइवर्सिटी ऐसी GRE कंपल्शन नहीं होता। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट, वी हैव ऑल द स्कोर्स नाउ, हाउ टू अप्लाई इन ऑल द like universities, like how to apply in each of the university, how to shortlist universities, then the visa process, and lastly like all the expense breakdown of the things like exams and university application and tuition fees of all the university on an average कि क्या क्या कितने average fees लगती है। तो thanks a lot for this information, and thanks a lot the viewers to see this video till this point. Let's pack this video, and thanks a lot, Swapnil. Yeah, bye, Swapnil. Thanks, Ritik. Yeah, thanks.